संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया।
फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा, तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतने ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चख कर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया।
चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा, और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा, तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतने ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। बाबूलाल नौकरी की तलाश में
गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। लगता है इस शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक ख्याल आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। और साथ ही मुझे साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बेहद पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना होगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते निहारी मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी बीवी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक 2 मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं सभी लोगों को निहारी करके ही ऑफिस में भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। अच्छे काम में भला देरी क्यों। अब बाबूलाल, उसकी बीवी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो, मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी। इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना। मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊँगा शहर। देखा, मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए। अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो। तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा, दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना। खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना। या वो काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो, ये हुई ना बात। अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं, अब नहीं कहूँगा। चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस? आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारी ऊपर वाली मंजिल में करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं, ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए।
ये लोग ऊपर वाली मंजिल पर सभी चीजें अरेंज कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप। अब देखना, कल सुबह से ही हम हमारी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनाकर ले आता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारे बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? करना क्या है? जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। आपको वहाँ नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लग गया है? बस रेस्टोरेंट में। आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की बीवी सभी के लिए नाश्ता बनाती है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है भाईजान अपने। ऑफिस का ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, इंतजाम तो अच्छा है, पर उसके बाद भी हमारे बस में कोई आ नहीं रहा है क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग ज़रूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, और कैसे बताऊँ मैं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसे कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांटता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चलो, बस भगेगी नहीं आपको छोड़कर। सब लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल में खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे वक्त बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं और देखते ही देखते बाबूलाल को सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है। एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थीं। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है
तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या, रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है, अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी हैं, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए, अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा
ताकि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है। ये कहानी समुद्र के लुटेरे शमशेर की है, जो कि जाना माना समुद्री लुटेरा था। अपने साथियों के साथ उधम मचाना ही उसका काम था। शमशेर और उसके साथियों को जैसे ही मौका मिलता वो आकर गांव और बस्तियों को लूट कर चले जाते। मैंने सुना है कि रामनगर में सोने की खदान है, वहाँ हमें जाना चाहिए। उस जगह से इतना सोना आ जाएगा कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। जी उस्ताद, मैं तो थक गया हूँ इस लूटमारी से। एक बारी हमला करेंगे, जमकर करेंगे। शमशेर अपने साथियों के साथ उस सोने के खदान में पहुँच जाता है और वहाँ जाते ही उसे समुद्र देवता का श्राप लग जाता है। कपटी दुष्ट, तू यहाँ तेरे करतूतों की वजह से नहीं बल्कि मेरी माया की वजह से आया है। इस सोने की खदान में जो भी आएगा वो समुद्र में बंदी बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन तुझे उसी एक टापू पर बिताना होगा और अगर एक भी कदम बाहर रखा तो तुम्हारे प्राण संकट में होंगे। उस टापू से निकलने का उपाय सिर्फ लोगों की सेवा करना है। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। समुद्र देवता के श्राप से शमशेर और उसके साथी एक टापू में फंस गए थे, जहां कई साल रहने के बाद भी उन्हें आजादी नहीं मिली थी। पूरे 2 साल हो गए, ना हम बाहर जा सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई आ सकता है। ये कैसा गुनाह किया है हमने? क्या करे उस्ताद, मैं भी आपके साथ फंस गया हूँ। ये बद्दुआ कैसे टूटेगी ये मुझे भी पता नहीं। समुद्र देवता का श्राप लोगों की भलाई और लोगों की मदद करने से ही टूटेगी, इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। शमशेर और उसके साथी बात कर ही रहे थे कि समुद्र से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े में रघुवीर उनके पास पहुंचा, जो कि बेहद बुरी हालत में था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब ना जाऊं। मालिक, वो देखिए, वहाँ से एक आदमी आ रहा है और वो कहीं डूब ना जाए। मैंने 2 साल में आदमी पहली बार देखा है। इसे इस टापू में बुलाओ, हमारी सारी मदद हो जाएगी। जी, ये रस्सी समुद्र में डाल दो और उसे हमारे पास खींच लो। उन समुद्री लुटेरों ने रघुवीर के लकड़ी के छोटे से टुकड़े के पास एक रस्सी फेंकी और उसे अपने टापू पर खींच लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई, वरना क्या होता पता नहीं। तुम सब लोग हो कौन? हम समुद्री लुटेरे हैं, इस टापू पर कैद है और तुम हमारी उम्मीद हो जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकेगी। रघुवीर उनकी बातें सुनकर डर गया। तब शमशेर ने उसे सारी बातें बताई।
तुम सबके साथ तो बहुत बुरा हुआ है मालिक। अब कैसे बाहर निकलोगे? मेरा तो चलो ठीक है, मैं किसी ना किसी की मदद ले लूंगा, लेकिन तुम हमें यहाँ चढ़ाने आए हो या हमारी मदद करने? और याद रखना, मैं समुद्री लुटेरा हूँ। तुमने कहा श्राप लोगों की मदद करने से टूटेगा, तो क्यों ना तुम ढाबा खोल लो। तुम्हारी नाव से मैं लोगों को यहाँ ले आया जाया करूंगा, जिससे लोगों का आना जाना होगा। तुम इस टापू में ही रहोगे और इससे तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और मैं झींगे मछली सब बहुत अच्छा बनाता हूँ। सही कहा रघुवीर भाई ने, एक यही जरिया है हमारे बाहर जाने का। तो फिर ठीक है, हम आज से ही सारी तैयारी करेंगे। इस टापू से लकड़ियाँ काट कर एक बढ़िया बड़ा सा ढाबा या रेस्टोरेंट बनवाओ। शमशेर की बात सुनकर उसके साथियों ने वैसा ही किया। एक बड़ा सा समुद्री ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। ये हुई मेरी समुद्री ढाबा बनकर तैयार। रघुवीर, इसके आगे अब सब तुम्हें देखना है। कैसे भी कर ग्राहकों को बढ़ाओ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लोगों को कैसे भी कर ले आऊंगा। तुम बस अच्छे अच्छे खाना बनाकर तैयार रखो। तुम उसकी चिंता मत करो, जो आकर खाएगा उंगलियां चाट कर जाएगा। शमशेर और उसके साथी मिलकर ढाबे के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सब मिलकर मछलियाँ, झींगे और कई सारे पकवान बनाकर तैयार कर देते हैं और रघुबीर के इंतजार में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर रघुबीर लोगों को समुद्री ढाबे में आने की दावत देता है। आओ आओ, समुद्री ढाबे में आओ, अच्छे अच्छे पकवान खा कर जाओ, शहर की भाग दौड़ से बच जाओ। आओ आओ आओ, परिवार के साथ आओगे तो डबल ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। समुद्री ढाबा? ये क्या है भाई साहब? हम तुम्हें समुद्र के बीचों बीच ले जाकर ढाबे का खाना खिलाएंगे, ठीक पानी के बीच। ये सुनकर ही बेहद अच्छा लग रहा है। मैं सबको आपके ढाबे पर लेकर चलूंगी। समुद्री ढाबा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। जल्दी करो, सब लोग समुद्र के किनारे वाली नाव पर चढ़ जाओ। तुम सभी को मैं समुद्री ढाबे पर लेकर चलूंगा। रघुबीर सबको नाव में बिठाकर समुद्री ढाबे में लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि शमशेर और उसके साथियों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। शमशेर सभी ग्राहकों को देखकर बेहद खुश हो जाता है। वाह रघुबीर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इन सब का पेट अच्छे से भर जाएगा तो हम सब आजाद हो जाएंगे और हम दोबारा लुटेरा नहीं बनेंगे। सिर्फ हम घर जाकर अपना गुजारा करेंगे। बिल्कुल सही कहा, किससे चोरी करना अच्छा लगता है, वो तो हालात बुरे हो जाते हैं। चलो सबको खाना बांटो। शमशेर और उसके साथियों ने सबको खाना खिलाया। सब बड़े चाव से मछलियाँ खा रहे थे, जिसे देखकर रघुबीर और शमशेर दोनों ही बेहद खुश थे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। हम ये काम करते रहेंगे। ये काम जब तक करना है जब तक समुद्र देवता प्रकट न हो जाए। वो जरूर हमारी गुजारिश सुनेंगे। रघुबीर शहर से लोगों को समुद्री ढाबे में लेकर आता है। लोग आते गए और शमशेर अपने समुद्री ढाबे से लोगों का पेट भरता गया। धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। एक दिन एक भिखारी नाव में बैठकर समुद्री ढाबे में आया, जिसे देखकर शमशेर ने कहा, आप कौन? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं आया भी पहली बार हूँ। अरे ये एक भिखारी है, इसे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने नाव में बैठा लिया। इन्हें भी आज खाना खिला दो। यह भी कोई कहने की बात है, ये काम तो हम जरूर करेंगे। शमशेर ने उस बूढ़े भिखारी को अपने हाथ से खाना खिलाया। जैसे ही एक निवाला उस भिखारी ने खाया, वो समुद्री देवता के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे परिश्रम और अच्छे भाव से प्रसन्न हुआ शमशेर। तुमने अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से बदल दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को यहाँ से आजाद करता हूँ। मैं हर एक चीज समझ और सीख चुका हूँ। अब से मैं इस टापू पर समुद्री ढाबा चलाया करूँगा और लोगों की भूख मिटाया करूँगा। इसीलिए मेरा एक वरदान है तुम्हें, तुम और तुम्हारे साथी इस ढाबे में जो भी बनाओगे वो कभी समाप्त नहीं होगा, आजीवन चलता रहेगा। तथास्तु। इतना कहकर समुद्री देवता गायब हो गए। उनकी बात सुनकर शमशेर और रघुबीर ने अपना जादुई समुद्री ढाबा चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे शहर और मोहल्लों में समुद्री ढाबे का बोलबाला हो गया और सब हंसी खुशी वहां आने लगे। अब शमशेर और उसके साथी
श्राप से आजाद होकर शहर और गांव घूमने जाया करते थे। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थीं। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है। अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी है, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है।
इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है।